चलिए देखिए, इंटेंजिबल एसेट से एक क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, मतलब दो क्वेश्चन आता है 5+5 करके। समझ गए? तो एम कॉम CFAR। तुम लोग आईटी का थ्योरी क्लास नहीं करना है क्या? तुम लोग किसी को करना है क्या आईटी के क्लासेस? हम्म। कम स्टूडेंट है, 4 ही स्टूडेंट है आईटी में सिर्फ। रजनी मैम लेंगी ना? हाँ, रजनी मैम का आईटी अच्छा है। और अभिषेक, हाँ। अभी अभिषेक सर आईटी नहीं लेंगे, एथिक्स लेंगे, लेकिन स्टूडेंट ही नहीं है तो क्या एथिक्स लेंगे भी? इतना कम स्टूडेंट में तो उनको बजट ही नहीं निकलेगा उनका। एथिक्स के लिए कोई ज्वाइन किया है? वही 4 स्टूडेंट होगा और क्या, 4-5 स्टूडेंट। हम्म। देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या देखिए, ध्यान दीजिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ये AS 38 है। ये कौन सा बताइए? इन AS 38। समझ गए किसके अंदर में आता है ये? बोलो। इन AS 38। ठीक है। तो इसमें क्या आता है बताइए, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका बताओ? टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट डेट आर नॉट डील with specifically in another standard. This standard requires an entity to recognize an intangible asset if and only if specified criteria are met. ठीक है? मतलब क्या, मैं समझे बात को? बताओ। हम्म। इंटेंजिबल एसेट जो होता है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू प्रेस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट डेट आर नॉट डील विथ। मतलब आप उसमें पढ़ोगे इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू कैसे करना है, कौन कौन सा एक्सपेंस इंटेंजिबल एसेट में ऐड होगा, कैसे उसको राइट अप करना है, कितना उसका लाइफ है। समझ गए? कैसे उसका, हम्म। कौन सा एमोटाइज होगा, कौन सा एमोटाइज नहीं होगा, वो सब पढ़ना है इसमें आपको। ठीक है? इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। इंटेंजिबल क्या होता है बताइए? नॉन रियल होता है, रियल एसेट नहीं होता है वो, उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, मतलब उसका वैल्यू होता है लेकिन वो फिजिकल नहीं होता है। गुडविल। यहाँ तक बताओ। तो इंटेंजिबल एसेट इज इन आइडेंटिफाइबल एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ठीक है ना? इट एक्सक्लूड्स फाइनेंशियल एसेट, द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन। मतलब इसमें देखो क्या क्या आएगा बताओ, इसमें क्या क्या नहीं आएगा, कौन कौन सा इसमें, ये सब नहीं आएगा इसमें। जो इन्वेंट्री आता है, इनकम टैक्सेस, लीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? ये सब का सेक्शन अलग है, ये सब का इसके अंदर में नहीं आएगा। गुडविल कुछ केसेस में आता है। ठीक है? ओनली इन लिमिटेड केसेस गुडविल कैन बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट, otherwise Ind AS study is mostly inapplicable to goodwill because internally goodwill is not recognized as an intangible asset. Acquired goodwill in business combination is also excluded. मतलब क्या होगा देखो, इंटेंजिबल एसेट जो होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसका वैल्यू होगा? उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, मतलब फिजिकल नहीं होता है कि उसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। समझ गए ना? तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा वो पढ़ेंगे आप लोग। और ये सब जो है इंटेंजिबल एसेट जो है, कुछ इंटेंजिबल ऐसा है जो अदर सेक्शन में आता है, अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है, इसके अंदर में नहीं आता है। समझ गए? तो, तो जैसे ये सब जो है ना, इंड एस 2 8 12 116 19 103 104 105 115, ये सब में भी कुछ इंटेंजिबल एसेट है, लेकिन वो इसके अंदर में नहीं आएगा, इस सेक्शन के अंदर में अलग नहीं है, सेक्शन अलग लेंगे तो। सेक्शन आएगा। हाँ, अलग स्टैंडर्ड आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है उसका। गुडविल जो है कुछ केसेस में रिकॉग्नाइज होता है इंटेंजिबल एसेट, अदरवाइज गुडविल को भी हम लोग नहीं लेते हैं।
क्योंकि जो गुडविल इंटरनली जनरेट होता है ना, वो इंटेंजिबल एसेट में नहीं आता है। और जो बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो गुडविल है, वो जो बिजनेस परचेज करते हैं तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर में आता है, सेक्शन AS 103 के अंदर में आता है वो। समझ गए? तो गुडविल भी बहुत लिमिटेड केसेस में आता है यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद देखो, व्हेन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज, तो इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कब होता है बताओ? एंड इंटेंजिबल एसेट इज नेसेसरी रिकॉग्नाइज एज कॉस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया मेट। मतलब किस पे होगा? कॉस्ट पे आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या होना चाहिए? 3 कंडीशन है, तीनों क्या होना चाहिए? कंडीशंस सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये सब नॉलेज के लिए है, एग्जाम में नहीं आएगा उतना थ्योरी। प्रैक्टिकल में पहुंचेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रैक्टिकल। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज दे रहे हैं, समझ गया क्या क्या आएगा इंटेंजिबल एसेट में? हम्म। ऐसे थ्योरी भी आया है कभी कभी, डिफिनेशन डिफाइन इंटेंजिबल एसेट, एक दो थ्योरी भी आता है कभी कभी, व्हेन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज आता है कभी कभी थ्योरी भी। ठीक है, तो कौन कौन सा थ्योरी इंपॉर्टेंट हम्म। बता देंगे आप लोग को हम। हो गया तब। तो एन इंटेंजिबल एसेट इनिशियली रिकॉग्नाइज कॉस्ट, पहले किस पे आएगा? इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट पे आएगा, लेकिन 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना सेटिस्फाइड। चाहिए। ठीक है। पहला क्या देखो, द एसेट इज आइडेंटिफाइबल एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। एसेट क्या होना चाहिए बताओ? आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे और कंट्रोल कर पाओगे, पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा, जिससे फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, जिससे क्या मिलेगा आपको? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर बेनिफिट। और तीसरा क्या है? कॉस्ट कैन बी मेजर, कॉस्ट आप कैलकुलेट कर पाओगे, तभी आप उसको रिकॉग्नाइज कर हम्म। सकते हो। कंडीशन है, तीनों क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। तीन कंडीशन, तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड। ठीक है। सेटिस्फाइड। इंडिविजुअल एसेट में भी परचेज और एक्वायर्ड थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन और जनरेटेड इंटरनली। इंटरनल एसेट आप कहीं बाहर से भी परचेज कर सकते हो, ये इंटरनली जनरल भी हो सकता है। लेकिन गुडविल है, जैसे मान लो ब्रांड है, मैस्टेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, customer list and similar items are not recognized as intangible asset. They all are expensed. Research expenditure are also recognized as expense. Development expenditure are conditionally recognized as intangible asset. The necessary condition are to be satisfied. तो रिसर्च एक्सपेंस कहाँ आता है? एक्सपेंस में आता है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंटेंजिबल एसेट में आता है, लेकिन कुछ कंडीशन क्या होना चाहिए उसका? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंटेंजिबल में आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन क्या होना चाहिए? सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेटिस्फाइड होना चाहिए। टेक्निकल फिजिबिलिटी, इंटेंशन एंड एबिलिटी टू कंप्लीट। डेवलपमेंट एक्सपेंस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ये इंटेंजिबल एसेट में आएगा क्या? हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन है उसका, वो कंडीशन क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सेटिस्फाइड। जो कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वो आपका इंटेंजिबल एसेट में आएगा, लेकिन उसमें कुछ क्या होना चाहिए? आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। हम्म। ओके। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो आएगा इंटेंजिबल एसेट में आएगा। उसके बाद देखो फिर आपका आवाज क्या हो गया। थोड़ा कट कट कर आ रहा है। हेलो, 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 आ रहा अभी? अभी आ रहा है। देखो, जैसे एक्सपेंडिचर आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस, तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंटेंजिबल आएगा, लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। टेक्निकल फैसिलिटी होना चाहिए, इंटेंशन एंड एबिलिटी टू कंप्लीट इंटेंजिबल एसेट एंड टू यूज और सेल इट। मतलब इसको आप सेल कर, मतलब उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू कंप्लीट द कंप्लीट इंटेंजिबल एसेट एंड टू यूज और सेल इट। मतलब उसका कुछ रिलेटेबल वैल्यू होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए? कुछ रिलायजेबल वैल्यू होना चाहिए। एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर को मेजर करने की एबिलिटी होना चाहिए। टेक्निकल फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट इट एंड टू यूज और सेल इट। एबिलिटी टू जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। ठीक है, there is an increase in future economic benefit.
एक्सपेंडिचर कैन मेजर और एट्रीब्यूट टू द एसेट रिलायबली, तो ये सब कंडीशन क्या चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी वो क्या इंटेंजिबल एसेट में आएगा। उसके बाद देखो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, इंटेंजिबल एसेट विल बी कैरी एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। तो इंटेंजिबल एसेट है ना वो कॉस्ट पे आएगा और उसमें डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जो राइट अमोर्टाइजेशन होता है, इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, टेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जब आप टेंजिबल एसेट को राइट ऑफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन। और वो इंटेंजिबल को राइट ऑफ करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो amortization. अमोर्टाइजेशन। हाँ ठीक है ना। हम्म। उसके बाद देखो आगे जाओ, सर टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब कुछ टेक्निकल इसमें टेक्निकली होना चाहिए, मतलब कुछ टेक्निकल इसमें आप क्या किए हैं, यूज किए टेक्निकल नॉलेज। हम्म। उसके बाद देखो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होगा बताओ, द इंटरनल एसेट विल बी कैरीड एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब इसमें जो भी आपका राइटअप हो रहा है डेप्रिसिएशन राइटअप होगा। जैसे इंटेंजिबल एसेट में क्या होता है, अमोर्टाइजेशन होता है, टेंजिबल एसेट में क्या होता है, डेप्रिसिएशन, इसमें क्या होता है, अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। मतलब रिवॉल्यू को जब करेंगे आप, और जो रिवोल्यूशन लॉस होगा वो भी क्या हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है, इम्पेयरमेंट एक चैप्टर भी आपका अलग से सिलेबस में, समझ गए ना। दिस इज द कॉस्ट मॉडल। Amortization is the systematic allocation of the depreciable amount of intangible asset over the life. Intangible asset will be carried at a valued amount and subsequently carried at a valued amount less post valuation amortization and, तो इंटेंजिबल एसेट को हम वैल्यू अमाउंट में भी कभी प्रयोग कर सकते हैं। However, revaluation can be made only if there exists an active market for the asset. Amortization done only when intangible asset lives. Amortization कब होगा, जब उसका फाइनाइट लाइफ होगा। अगर इनफाइनाइट लाइफ होगा, अगर कोई इनफाइनाइट लाइफ होगा तो फिर उसका एमोराइजेशन नहीं होगा। ठीक है, इन सच केस एनुअली इट शुड बी टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। तो उस केस में क्या होगा, फिर इसका इम्पेयरमेंट होगा। इम्पेयरमेंट क्यों पढ़ेंगे आप लोग आगे चैप्टर में, अभी चलिए समझ लीजिए उस केस में उसका रिवोल्यूशन होगा। उस केस में क्या होगा, उसका रिवोल्यूशन होगा अगर लाइफ नहीं है तो। अगर यूजफुल लाइफ फाइनाइट नहीं है तो उसका भी क्या होगा, रिवोल्यूशन होगा हर एक साल। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल एसेट क्या होती है, is an identifiable non-monetary asset without physical substance. The key component क्या है इसका, identifiability and asset. Entire frequent expenses, resources or incurred liabilities on the acquisition, development, maintenance और enhancement of intangible assets such as, ये सब एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। समझ गए क्या क्या ऐड होगा इसमें, साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस, लाइसेंस फीस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्केट नॉलेज एंड ट्रेडमार्क। ये सब इसमें क्या होना चाहिए, मतलब ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं इसको। जिसका वैल्यू है इंटेंजिबल एसेट का, इस पे डिपेंड कर रहा है, समझे, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सब रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहा है, साइंटिफिक नॉलेज पे, टेक्निकल नॉलेज पे, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस, लाइसेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मार्केट नॉलेज एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल क्या है देखो इसका, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गया, पेटेंट आ गया, कॉपीराइट, ये सब इंटेंजिबल एसेट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, मोशन पिक्चर फिल्म, कस्टमर लिस्ट, मॉर्गेज सर्विसिंग राइट, टीचिंग लाइसेंस, इनपुट कोटाज, फ्रेंचाइजीज, कस्टमर और सप्लायर रिलेशनशिप, कस्टमर लॉयल्टी, मार्केट शेयर एंड मार्केटिंग राइट्स। तो ये सब आपका क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट आइडेंटिफिबिलिटी है। देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, the definition of intangible asset requires an intangible asset to be identifiable or distinguish it from goodwill. Goodwill is recognized as a business combination, is an asset representing the future benefit arising from other assets required in business combination. They are not individually identified and separately recognized. The future economic benefit may result from synergy between the, ये सब छोड़ दीजिए आगे चलिए। हाँ, an asset is identifiable if either it is separable, मतलब ये separable होना चाहिए
जिसको हम अलग से सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड अराइजेस फ्रॉम आइदर अराइजेस आइदर सेपरेबल है, दूसरा क्या है, या तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है या अदर लीगल राइट से हम लोग लिए हैं। जैसे पेटेंट है, वो भी क्या आपको बताइए, एक राइट है ना, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब क्या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है। समझ गए? हाँ सर। कॉन्ट्रैक्चुअल। ये बात देखो, एक सेकंड। यहाँ पे देखो, ठीक है। उसके बाद देखो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब इंटेंजिबल एसेट का क्या होना चाहिए, फ्यूचर बेनिफिट होना चाहिए, फ्यूचर उसको सेल कर सकते हैं, या फिर आपका कॉस्ट को सेव कर रहा है, या अदर बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूजर एसेट। इस पर क्या देखो, इसका रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे इसको हम लोग, provided that an item meets the definition of intangible asset, it should be recognized in the financial statement if and only if it is probable that the expected future economic benefit that are attributable to the asset will flow to the entity and the cost of the asset can be measured। वही सब पॉइंट जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, हो गया, यहाँ तक बताओ। हाँ सर। रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, तो प्रोवाइडेड दैट आइटम meet the definition of intangible asset, it should be recognized in the financial statement if and only if it is probable that the expected life that are attributable to the asset will flow to the entity and the cost of asset can be measured। वही सब है जो अपन लोग पढ़ चुका पॉइंट, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। समझ गया? देखो आगे चलो। यहाँ तक आगे चले हम लोग। इसके बाद देखो, रिकॉग्नाइज क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेटेड एक्वायर सेपरेटली से छोड़िए, आगे चलिए। मेजरमेंट कॉस्ट, क्या क्या कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट में परचेज प्राइस आएगा, इनपुट ड्यूटी आएगा। जैसे अब हम लोग चैप्टर नहीं पढ़े थे, A16, इंड A16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, सेकंड सेमेस्टर में पीपी का वैल्यूएशन नहीं पढ़े थे, लगभग वैसे ही है चैप्टर कि कौन कौन सा आएगा, टैक्सी प्राइस आएगा, इनपुट ड्यूटी आएगा, जो टैक्स रिफंडेबल है वो नहीं आएगा, जो नॉन रिफंडेबल टैक्स है वो आएगा, और डिस्काउंट रिबेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। एनी डायरेक्टली attributable cost of preparing the asset
व्हाट इज इंटेंडेड यूज, जो भी डायरेक्टली एक्सपेंसेस से रिलेटेड है सब ऐड हो जाएगा। क्या है? उसके बाद देखो डिफर्ड कंसिडरेशन, अगर पेमेंट फॉर इंटेंजिबल एसेट डिफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म, जो क्रेडिट टर्म है वो उससे ज्यादा दे रहे हैं, मान लो जैसे आपको क्रेडिट पॉलिसी अगर 2 महीने का है और आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं तो उसके लिए जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, बोरिंग कॉस्ट में जाएगा। If payment for intangible asset differed beyond the normal credit term, then the cost of the intangible asset is the cash price equivalent. The difference between the amount and the total payment is recognized as interest expense. तो इंटरेस्ट इसमें नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, AS23 में जाएगा। समझ गया है? अगर आपको एसेट को आप क्रेडिट में दे रहे हो, 2 महीने का क्रेडिट है मान लीजिए पॉलिसी आपका, और आप सप्लायर को आप लोग कस्टमर को 6 महीने का क्रेडिट दे रहे हो और उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, उससे क्या चार्ज कर रहे हैं आप, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ इंटरेस्ट। गए? हाँ, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा फिर। ठीक है। Recognition of cost in the carrying amount of an intangible asset ceases when the asset is in the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. For example, the following costs are not to be included. कौन कौन सा cost नहीं आएगा बताओ? Cost incurred in using or deploying an intangible asset, cost incurred when an asset capable of operating in the manner intended by the management has yet to be brought into use, initial operating loss, और शुरू में जो लॉस होता है वो सब नहीं आएगा इसमें। ठीक है। मतलब आप जैसे आप बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो कुछ समय के लिए डिमांड क्या रहता है, शुरू में डिमांड कम रहता है, शुरू में डिमांड क्या रहता है आपका, तो कम प्रोडक्शन करना पड़ता है आपको, उस समय जो लॉस है वो लॉस नहीं आएगा, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस नहीं आएगा। देखो सम देखो, उससे 13 प्रैक्टिकल में ये देखो कॉस्ट कौन सा इनकम होगा, देखिए कॉस्ट ऑफ न्यू सोलर टेक्नोलॉजी कितना बता 10 लाख वो आएगा, फिर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ट्रेनिंग कोर्स और स्टाफ इन न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं आएगा, ट्रेनिंग एक्सपेंस नहीं आएगा। समझ गए? उसके बाद देखो इनिशियल टेस्टिंग ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी वो आएगा, लॉस इंकर्ड while other part in plant shut down during the testing and training, ये नहीं आएगा। तो कौन कौन सा आएगा, खाली उसको ऐड करना है आपको बस, सबको ऐड करने के बाद अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। सिंपल चैप्टर है, बस खाली कौन कौन सा ऐड होगा बस वो ध्यान रखना है, कौन कौन सा ऐड होगा कौन कौन सा नहीं। देखो आंसर देखो छोटा आंसर है इसका, बड़ा बड़ा आंसर नहीं है, आंसर भी इसका जो है ना, हाँ बस सर इसमें यही देखना है कौन सा ऐड होगा हाँ कौन सा कौन सा नहीं। ऐड होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है। हाँ ऐसे कुछ चैप्टर था सेकंड से। हाँ वही तो, एक चैप्टर नहीं था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंडिया 16, वैसे ही है ये भी। अकाउंटिंग थ्योरी में। हाँ हाँ हाँ। चलो क्वेश्चन 14 पढ़ो, चलो देखो कौन कौन सा ऐड होगा। पढ़िए 14 नंबर। वैलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक्वायर सॉफ्टवेयर, कितना में एक्वायर किए, 10 लाख में एक्वायर किए, और 6 लाख अभी देना है, 4 लाख कब देना है बताओ आपको, 1 साल के बाद। और 6 लाख जो दे रहे हैं अभी दे रहे हैं, 4 लाख 1 साल के बाद, तो उसमें 1 साल में इंटरेस्ट इंक्लूड है। 1 साल में इंटरेस्ट क्या बताइए आपका, 10% इंटरेस्ट नीचे दिया है यहाँ पे, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है, 10% है ना नीचे में। तो इंटरेस्ट क्या करेंगे हम लोग, एक्सक्लूड कर देंगे, इंटरेस्ट क्या करेंगे हम लोग फिर, ये 4 लाख है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 4 लाख के ऊपर 10%। अच्छा इंक्लूडेड है वो 4 लाख में इंटरेस्ट क्या बताइए आपका, 1 साल के बाद देना है 4 लाख, तो उसमें इंटरेस्ट क्या आपका 1 साल का, तो इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा उसमें से। मतलब 4 लाख है ना ये, जैसे हाई पर्चेज नहीं किया, हाई पर्चेज में कैश पैसे निकालते थे, ये 4 लाख है ना, ये क्या दिया आपका, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 10%। समझ गया है? तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बताइए फिर, मतलब इंटरेस्ट अगर अगर कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, कैश प्राइस अगर 100 है और इंटरेस्ट 10 है, तो ये मतलब 110% है। ये 4 लाख कितना परसेंट इसका मतलब, 110 है तो 100 कितना आएगा बताओ, ये 4 लाख है ना, ये कितना परसेंट है बताइए, 4 लाख डिवाइड बाई 110 इंटू कितना कर दीजिए 100, तो कितना आएगा 363636, ये अमाउंट ऐड होगा। तो आप जो पेमेंट करें ना 4 लाख, वो कब कर रहे हैं बताइए, 1 साल के बाद, कब पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 4 लाख, 1 साल के, और इंटरेस्ट रेट कितना है बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है, एक बार 10% है। नहीं सर वो कैलकुलेशन।
ये 4 लाख इंटरेस्ट के साथ है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। हो गया 4 लाख बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, समझ गया था? बोलो। हो गया था, बताओ। इसके बाद देखिए आगे, इंडिया का बॉलिंग है पहले मैच का आज। इंडिया ने बॉलिंग चूज किया है, चलिए अच्छा है, बॉलिंग भी है तो। लास्ट टाइम तो हार गया था पहले बैटिंग करके। हम्म। हम्म, हो गया तो बताओ। हेलो। ठीक है, और क्या आएगा उसके बाद, देखो परचेज टैक्स आएगा। परचेज टैक्स कितना बताइए, सर 1 लाख है। 10%। ये 4 लाख है ना, ये 110% है, ये कितना है, 110%, 100 कितना हो जाएगा फिर, 363636। 100। यहाँ पे आ गया थ्री सिक्स थ्री मतलब सिक्स इतना सिक्स पेमेंट करना हम लोग को। डेफर का सीरियस है, मतलब 4 लाख आप जो पेमेंट कर 1 साल की बात कर रहे हैं, तो अभी करेंगे तो कितना करना पड़ेगा आपको। 4 लाख 1 साल की बात करो, उसमें 1 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है, उसमें 1 साल का इंटरेस्ट क्या बताइए आपका, इंक्लूडेड है, समझ गए? तो अभी करेंगे तो कितना करना पड़ेगा, हम्म। 363636। और परचेज 63। टैक्स, परचेज टैक्स कितना, 1 लाख आएगा। एंट्री टैक्स रिफंडेबल टैक्स नहीं आएगा, जैसे एंट्री टैक्स ने क्वेश्चन में दिया 10%। और बाद में क्या बोला, रिकवरेबल है, तो हाँ। जो टैक्स रिकवर हो जाएगा बाद में वो ऐड नहीं होगा कॉस्ट में। ये उसमें भी था पॉइंट आपका, इंडिया 60 में भी था पॉइंट, समझ गए? लीगल फीस कितना बताइए, 87 आएगा। कंसल्टेंट फीस कितना, 120 ऐड हो जाएगा, बस सबको ऐड कर दो, आगे कितना इजी क्वेश्चन देखो, है ना, सिंपल चैप्टर, एकदम हाँ, सेम चैप्टर जैसे ही आपने पढ़े थे ना, सिंपल वैसे लग रहा लगभग लगभग वैसे ही चैप्टर है। इंडिया 60 जैसे ही है, लगभग लगभग। ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। इस चैप्टर का ना क्वेश्चन छोटा छोटा रहता है, फिर भी इसका, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट का, डिस्क्लोजर वाले का, ये तीन कुछ चैप्टर क्या छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है। और ये जो गुडविल एंड शेयर वाला जो चैप्टर है ना, उसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहता है, उसका क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा रहेगा, वो भी करेंगे हम लोग, लेकिन वो कंफर्म आएगा 10 मार्क्स का। इंटेंजिबल है। इम्पेयरमेंट। गुडविल वाला। हम्म। इंटेंजिबल कर लो अच्छे से, इम्पेयरमेंट कर लो, गुडविल कर लो, डिस्क्लोजर वाला चैप्टर कर लो, और सेगमेंट रिपोर्टिंग कर लो, बस हो गया, 5 चैप्टर करने से आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना? हाँ। तो बताओ, क्वेश्चन 40 को डाउट बताइए। 10 लाख तो पहले, तो 6 लाख अभी ज्वाइन कर रहे हैं, और 4 लाख 1 साल की बात कर रहे हैं, तो 1 लाख, 4 लाख 1 साल की बात कर रहे हैं, उसमें 1 ईयर का कॉस्ट इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो उसको हटा दीजिए, तो बाय 110 इंटू 100 कर दीजिए। परचेज टैक्स आएगा, इनकम टैक्स आएगा, तो लेकिन सर उसमें हम लोग इसमें इंटरेस्ट क्यों हटा दिए? इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट क्या बताइए आपका, इंटरेस्ट क्या बताइए आपका, वो कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं है, वो क्या बताइए आपका, बोरिंग कॉस्ट है। अगर आप मान लीजिए इंटरेस्ट पे सामान परचेज करते हो, तो जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस, वो आपका कॉस्ट ऑफ एसेट में नहीं आता है,
तो समझ गए कॉस्ट ना? ऑफ एसिड के ऊपर रहता तो हम लोग इसको ऐड कॉस्ट ऑफ एसेट करते। में इंटरेस्ट नहीं आता है, कॉस्ट ऑफ एसेट जब निकालेंगे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। इंटरेस्ट हम्म। बोरोइंग कॉस्ट है, इंटरेस्ट क्या होती है आपका? बोरिंग बोरोइंग कॉस्ट। कॉस्ट है। वह आता करो उससे 14। ठीक है। हम्म। और क्या इसके बाद? हाँ। आगे जो उसके बाद देखो नेक्स्ट। हो गया। और क्या इसके बाद? परचेज टैक्स आएगा और इंट्री टैक्स नहीं आएगा, रिफंडेबल टैक्स नहीं आएगा। जो टैक्स रिफंडेबल है वो लीगल फीस आएगा, कंसल्टेंट फीस आएगा। बस सबको ऐड करने के बाद आगे वैल्यू, बस हो गया। समझ गए? बोलो, कुछ डाउट है इसमें? 40 नंबर में देख लो अच्छे से, कुछ डाउट है तो बोलो, बोलिए। कराया कॉलेज में आप लोग को इंटेंजिबल एसेट? गुडविल शेयर कराया आप लोग कॉलेज में? गुडविल अभी नहीं। शेयर, गुडविल शेयर कराया? गुडविल शेयर अभी तो हो गया? हुआ है। सबका अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो रहा है, एक ही कॉलेज है तुम दोनों का? ये अलग हाँ कॉलेज है? सर, हम लोग के एक ही है। हम लोग के एक ही है, अमीषा और अच्छा। मेरा। अच्छा, ठीक है। चलिए, गुडविल एंड शेयर भी कराएंगे, अच्छा चैप्टर है। तब तक आप लोग सब वीडियो देख लीजिएगा, तब तक बीकॉम वाला चैप्टर का। तो फिर हम लोग को कंसेप्ट समझाने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, वो होल्डिंग भी बड़ा चैप्टर है। हो गई है 14? बोलो। होल्डिंग और गुडविल बड़ा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन हम देखिए उसमें रिपीटेड क्वेश्चन आता है, मतलब ज्यादा वैरायटीज ऑफ सम्स नहीं है उसमें। अब ईयर का पेपर देखे ना, तो एक जैसा क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है। गुडविल का, सेल होल्डिंग में भी का, है। होल्डिंग में, लिक्विडेशन में, गुडविल एंड शेयर में, ये तीनों बड़ा सर चैप्टर। होल्डिंग आप जैसे 6 सेमेस्टर में करवाए थे वैसे ही है। नहीं, थोड़ा अलग है इसमें। इसमें 3 कंपनी वाला आता है मैक्सिमम कॉलेज देखिएगा। वाले सर बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा सा सेम है। थोड़ा सा थोड़ा बहुत बेसिक, हाँ थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट में बेसिक दे। है, थोड़ा बहुत बेसिक सेम है। थोड़ा बहुत बेसिक तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हम्म। लेकिन इसमें मैक्सिमम देखिए 18 19 के पहले जितना भी समय है ना, 19 के पहले सब में दो सब्सिडी कंपनी है, एक होल्डिंग कंपनी है, उसका दो क्या है आपका, चेन होल्डिंग। सब्सिडी कंपनी। हाँ, उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा है, 3 कंपनी वाला आया, 3 कंपनी वाला देखना। 19 के पहले जितना भी समय, 19 के पहले हम्म। 20 में, 22 में आया था 2 कंपनी का, 21 में 2 कंपनी का आया था। उस 2 3 साल से 2 कंपनी का आ रहा है, लेकिन उससे पहले जितना बार भी आया ना, सब 3 कंपनी का है। करेंगे उसको भी। हो गया, देखिए इंटेंजिबल एसेट क्वेश्चन, हाँ सर। क्वेश्चन 15 पढ़ो चलो। 15 में पढ़ो, 31 मार्च को क्या हो रहा है, पेड कितना की 50 लाख फॉर 100% इंटरेस्ट। पेड 50 लाख फॉर 100% इंटरेस्ट इन, मतलब 100% इंटरेस्ट, मतलब आप एक्वायर कर रहे हैं 100%। कंपनी को कितना एक्वायर कर रहे हैं, मतलब होल्ड कर रहे हैं, 100% को होल्ड कर रहे हैं, समझे इसका मतलब क्या हुआ? कोई बिजनेस परचेज कर रहे हैं पूरा का पूरा 100%, कितना में एक्वायर कर रहे हैं बताओ? 30 लाख में, समझे बात को? हम्म। फर्स्ट लाइन का मतलब समझ में आया? पहले बताओ। आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो, पूरा 100% बिजनेस परचेज कर रहे हो, कितने में परचेज कर रहे हो? हाँ। 50 लाख में। 30 लाख। हम्म। ओ 50 लाख। और बदले में आपको एसेट कितना का मिल रहा है? 30 लाख का एसेट मिल रहा है आपको, ठीक है। और 180 का क्या मिल रहा है, ट्रेडमार्क मिल रहा है, 180 का क्या मिल रहा है आपको, ट्रेडमार्क मिल रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन राइट मिल रहा है आपको 6 साल के लिए। और कितना हर साल मिलेगा उससे आपको? 1,50,000 6 साल तक। तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसको क्या निकालो?
कैसे निकालते प्रेजेंट वैल्यू, पढ़े ना आप लोग? प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? हम्म। जो एनुअल इनफ्लो होता है ना, एनुअल इनफ्लो, हर साल जो इनफ्लो होगा, इंटू क्या कर दीजिए, एनुअलिटी फैक्टर। समझे? एनुअलिटी फैक्टर मतलब क्या होता है पता है ना? समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर मतलब पता है क्या होता है? पीवी फैक्टर। जैसे एग्जांपल देखिए, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए क्या होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये बहुत सारे चैप्टर में काम आएगा। एफएमएफई में तो हर चैप्टर में, एफएमएफई में, एसएपीएम में भी है। समझ गए? अभी हम उसका बुक्स बना रहे थे, तो मतलब स्टार्ट किए थोड़ा थोड़ा सा भी। ठीक है, अभी पहले एथिक्स का हम्म। खत्म करेंगे, एथिक्स का जाएंगे घर ना, छुट्टी के बाद एथिक्स का बनाएंगे। पहले थ्योरी है, उसको खत्म करना है 2 दिन में। उसमें तो थ्योरी और एफएमएफई में भी है ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा, और उसमें भी प्रैक्टिकल भी है थोड़ा, एसएपी में भी प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही है। ठीक है, तो देखो एंटी फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मान लो अगर हम बोले फॉर एग्जांपल, इनफ्लो अगर दिया है, मान लो इनफ्लो दिया, मान लीजिए ईयर 1, ईयर दिया है कौन कौन सा, मान लीजिए ईयर एंड आपको दिया मान लो 1 2 3, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और 3 ईयर में, कितना आ रहा है मान लो 10,000 10,000 और 10,000, तो ये 1 साल के बाद आ रहा है 10,000, और ये 2 साल के बाद आ रही है, 3 साल के बाद आ रहा है। और पीवी फैक्टर निकालो, एडेड 10%, दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो। पढ़े कि नहीं पढ़े एफएम में? कैसे निकालते पी फैक्टर बताओ? पढ़े। हमने कहा ना ए इक्वल टू पी, ए मतलब क्या हो गया इनफ्लो, तो पी इक्वल टू क्या हो गया बताइए फिर, ए इंटू 1/1 प्लस आई पे पावर एन, ये जो 1 प्लस आई पे पावर एन, कितने रन की? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? 1/1 प्लस आई पे पावर एन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो आई अगर 10% है, कितना बताइए? आई अगर 10% है, तो कितना आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर बताओ? 1/1.10 पावर एन। फर्स्ट ईयर में कितना आ जाएगा बताओ? फर्स्ट ईयर में 1/1.10 लिखो, सेकेंड ईयर में इक्वल टू प्लस करते जाओ, बस आते जाओगे अपने आप। 1.10 करिए, डिवाइड करिए, पहले फर्स्ट ईयर का आ जाएगा, डिवाइड करो 1/1.10, 1 साल का आ जाएगा आपका। कितना का 1 साल का बताओ? जीरो पॉइंट 9091। क्या 0.3 9091। इक्वल टू प्लस करो, तो आ जाएगा इस तरह से। फर्स्ट ईयर में कितना आएगा बताओ? 0.90, इक्वल टू प्लस करो 1/1 0.8264। 1.10, मतलब इसमें 1 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है, सेकंड वाले में 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड है 0.82, और थर्ड वाले में कितना साल इंटरेस्ट 64। इंक्लूड है 7.5, 3 साल मल्टीप्लाई का। करो 9091 8264 75, अब तीनों ऐड करने के बाद 9091 प्लस कितना हो गया 8264 प्लस 7.13,
24,868 आया इसमें आता है तीनों साल को मिला के। ठीक है, आगे दूसरे को मिला के बताओ। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10,000, और तीनों में जैसे 10,000 कॉमन है, तीनों में 10,000 क्या बताइए आपका इंस्टॉलमेंट अगर इक्वल है तो ये कॉमन आ गया। मतलब पहले कितना बताइए 10,000 इंटू कितना बताइए फर्स्ट ईयर में 0.9091 था पहले ईयर में, सेकंड ईयर में कितना था हाँ बताइए 10,000 इंटू, मतलब ये 1 साल के बाद 10,000 मिल रहा है, तो आज अगर लेंगे तो कितना मिलेगा 9091। कि 10,000 2 साल के बाद ले रहे हैं तो आज मिलेगा कितना मिलेगा 8264। कि 10 से 3 साल के बाद ले रहे हैं आज मिलेगा कितना मिलेगा 7513। समझ गए कैसा आया, इंटू कितना 0.82, फिर इंटू कितना है यहाँ पे 0.7513। तो 10 कॉमन आ गया आपका, और यहाँ कितना है सबको ऐड कर दो 0.9091, 0.8264 और 0.7513। तो तीनों ऐड करने से कितना है बताइए 2 पॉइंट कितना है 4868। ये जो समीशन है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एलडी फैक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका क्या बताइए एलडी फैक्टर। समझे क्या एलडी फैक्टर बोलो। हम्म, ये आपका क्या है ये सब कुछ जो ऐड करके निकला है। ऐड करने के बाद जाएगा, हाँ, यही आपका एलडी फैक्टर है। ठीक है, हम्म। उसके बाद देखो आगे हो गया था। तो यहाँ पे देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट आपको मिल रहा है तो उससे हर साल कितना इनकम होगा आपका 1.5 लाख होगा हर साल, और कितने साल तक होगा 6 साल तक। तो 6 साल का परसेंटेज निकाल दो, इंटू कितना कर दो 1.5 लाख है ना आपका हर साल, और ये 6 साल तक होगा तो इंटू कितना कर दो 4.36। बस प्रेजेंट वैल्यू ऐड करो, समझे क्या ऐड करना है आपको कि 1.5 लाख आपको हर साल मिलेगा 6 साल तक इनफ्लो मिलेगा। ठीक है, मतलब आप टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं पहले बताइए, आप टोटल पेमेंट 1.5 लाख 10 लाख, 1.5 लाख छह आपको साल तक मिलेगा। तक मिलेगा। तो अभी अगर लेंगे तो कितना मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू। तो क्या बताए थे फार्मूला इसका एलडी फैक्टर से क्या करेंगे हम लोग, मतलब ये जो 6 साल का डिस्काउंट फैक्टर है ना, अगर आप 6 साल का अलग अलग लिखोगे, सबको अलग अलग लिखोगे फिर डिस्काउंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो भी वही आंसर आएगा हर हर छह साल साल का का सर डिस्काउंट एन्युटी फैक्टर समेशन। निकाल हाँ के डिस्काउंट रखते हैं। फैक्टर समेशन आपको दे दिया क्वेश्चन में, एंटी फैक्टर दिया है क्वेश्चन में देखो 4.36 दिया नहीं क्वेश्चन में। तो 1.5 लाख आपको 6 साल तक मिलेगा, तो उसको अगर अभी मिलेगा हम्म। 654। तो कितना एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं बताओ आप टोटल, आप पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख, बदले में क्या क्या मिल रहा है बताओ आपको, आप पेमेंट कितना कर रहे हैं पहले बताओ 50 लाख, पचास लाख बदले में क्या मिल रहा है आपको एसेट कितना का मिल रहा है 30 लाख का, 30 लाख का ट्रेडमार्क कितना का मिल रहा है ट्रेडमार्क, 180। और डिस्ट्रीब्यूशन राइट आपको मिल रहा है 150 का मिल रहा है ना, हम्म। इंटू कितना कर दो 4.36। तो कितना का मिल रहा है 654 का मिल रहा है 650। तो टोटल कितना का मिला आपको बदले में बताओ, आप पेमेंट के 50 लाख, अब बदले में मिला कितना आपको टोटल, बदले में मिला कितना टोटल आपको 30 लाख रुपए। 38,34,000, 38 लाख तीनों मिला के। समझे, तो ये क्या हो गया बताइए फिर आपका गुडविल, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वही क्या आपका गुडविल का मतलब क्या होता है, जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। आप एमएलकेसी चैप्टर में भी पढ़े थे, आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो, किसी का बिजनेस क्या कर रहे हैं अगर हाँ, आप 50 लाख में बिजनेस परचेज की और हम लोग को इतना हम्म, मिला एक्स्ट्रा। ठीक है, अच्छा तो वो तो कम ही मिला, तो इतना हम लोग गुडविल के लिए पेमेंट किए 11,66,000 ना। हम्म,
और सर यहाँ पर एन्युटी फैक्टर नहीं रहता तो जैसा आप सिखाए वैसे निकाल कर फिर इसको 1,50,000 से मल्टीप्लाई हम्म करते ना। हम्म, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो बताओ गुड इसमें बोलो, समझ गया तक, बोलिए। ठीक है। हम्म, बोलो। हाँ सर। चले आगे हम लोग अब। चलिए। अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था देखो, मतलब इंटेंजिबल ऐसे जो क्वेश्चन आंसर उसका ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा आंसर है। सर मतलब अभी तो इजी लग रहा है। सभी इजी देखो ना, आगे भी तो है। आंसर कहाँ ज्यादा बड़ा बड़ा देखो, जितना भी क्वेश्चन है कितना सारा सॉल्व किया हुआ है, देखो इतना सारा सॉल्यूशन, हम्म। दो तीन का आंसर है बस। सॉल्यूशन इजी। हो गया 15, चलिए आगे चले हम लोग 16 पढ़ो। Wellness Limited is preparing their accounts on 30 March 22। कंपनी कंपनी बिग मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन कॉस्टिंग 2,40,000 का, वो क्या किया बताओ, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया है। और डायरेक्टर ऑथराइज कैंपेन कैंपेन ऑन द बेसिस दैट इट वुड क्रिएट 5 लाख ऑफ एडिशनल प्रॉफिट ओवर द। तो डायरेक्टर क्या बोले, जो आप एक्सपेंस किया ना अभी 2,40,000, इससे आपको कितना मिलेगा बेनिफिट, 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा कितने साल तक, हर साल कितना बेनिफिट मिलेगा आपको, 5 लाख का। कितने साल तक मिलेगा बताओ, 3 साल तक। समझे, बोलो। हम्म, एडमिशन मतलब पैसे की कार्ड था ना, ऑनलाइन भी ऑफलाइन, दो जना ऑनलाइन, कितना कितना। हो गया तो बताओ। Wellness Limited preparing its account for the year ending 31 March 22 and is unsure about how to treat। तो पहले बोला कि एक एडवर्टाइजमेंट किया बहुत ज्यादा, कितना मिलेगा, 2,40,000 का। और उसका बेनिफिट कितना मिलेगा आपको, 5 लाख हर साल मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट मिलेगा 5 लाख रुपए का। और कितना ईयर में, 5 लाख बेनिफिट मिलेगा टोटल, कितने साल में, 3 साल में, हर साल 5 लाख नहीं। 3 साल में हम्म, ठीक है। 2,40,000 का जो एडवर्टाइजमेंट किया उसका बेनिफिट 3 साल तक मिलेगा। हर साल हर 5 लाख। हर साल नहीं, टोटल 5 लाख, अच्छा, 3 साल के अंदर तीन पांच साल के लाख का अंदर 5 लाख, बेनिफिट हाँ। मिलेगा। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट करना वो बताना है आपको। तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तीन। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, ए नंबर में, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन नो एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दैट आर attributable only to the campaign। All of the expenditure should be expense in the statement of पीएल अकाउंट में आएगा पूरा एक्सपेंस, मतलब इसमें कोई एसेट आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। समझ गए, इसमें कोई एसेट आपका रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कैंपेन से कितना फ्यूचर बेनिफिट होगा ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, समझ गए ना। कैंपेनिंग से कितना फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ये आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो जो एक्सपेंस है पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा, पीएल में। तो ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, जैसे दिया हुआ आंसर बस वैसे आपको लिखना पड़ेगा, समझे। जैसे आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है ना, बस वैसे आपको लिखना पड़ेगा इसमें, ठीक है।
क्या हो गया? तो बताइए, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हो गया। पॉइंट नंबर 2 में आओ उसके बाद, न्यू प्रोडक्ट डेवलप हुआ ड्यूरिंग द ईयर, और एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 1,50,000 का हुआ है। इसमें से 1 लाख आपका पहले हुआ सितंबर के पहले, द डेट ऑन विच इट बिकम क्लियर दैट द प्रोडक्ट वाज टेक्निकली viable. The new product shall be launched in the next 4 months and its recoverable amount is estimated at rupees, मतलब एक्सपेंडिचर कितना करके 1.5 लाख का एक्सपेंडिचर किए हैं, जिसमें 1 लाख आप पहले कर चुके हैं। जब आपको पता चला कि प्रोडक्ट क्या है, टेक्निकली विएबल है, मतलब आइडेंटिफाई, टेक्निकली प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, उसके पहले 1 लाख एक्सपेंस कर चुके थे आप। ठीक है, अब 50,000 बाद में होगा, इसका मतलब टोटल एक्सपेंस कितना हुआ? 1,50,000। इसमें 1 लाख पहले कर चुके हैं आप, जब आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, उससे पहले 1 लाख किए थे, बाद में 50,000 और हुआ, और नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहा है 4 महीने के बाद, और उसका रिकवेबल अमाउंट कितना है? 70,000 है। 70,000 उसका रिकवेबल अमाउंट है। तो कितना आएगा देखो इसमें, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी वैल्यूड एट ₹50,000। The expenditure prior to the date on which the product becomes technically feasible is recognized in the statement of P&L account as an expense। मतलब क्या हुआ बताओ? 50,000 जो बाद में हो रहा है, जो 1 लाख पहले हुआ था ना, जब वो नहीं आएगा। जो प्रोडक्ट उस समय आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जब प्रोडक्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, उससे पहले का एक्सपेंस नहीं। पीएल में जाएगा। उससे पहले का एक्सपेंस हम्म। क्या बताओ? पीएल में जाएगा, समझ गए? 1 लाख। हम्म, हम्म। ठीक है। और क्या, उसके बाद आगे जाओ फिर, नेक्स्ट क्या है देखो, पॉइंट नंबर सी में क्या बोला बताओ? स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम विच कॉस्ट द कंपनी, कितना कॉस्ट दिया बताइए? 30 लाख। और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज मेड ए प्रेजेंटेशन टू द डायरेक्टर दैट 3 लाख है। इनकम 3 लाख, हाँ। और ट्रेनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बोला इससे आपको बेनिफिट कितना का मिलेगा? 12 महीने में 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 5 लाख यहाँ पे, का। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा देखो, नो intangible asset will be recognized because staff are not under the control of Venus Limited, and when staff leave the benefit of the training whatever they may be also leave। मतलब ट्रेनिंग आप दे रहे हो, 3 लाख एक्सपेंस कर रहे हैं, लेकिन जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बोला कि आपको बेनिफिट मिलेगा 5 लाख का, तो ये बेनिफिट क्या श्योर नहीं है कि मिलेगा, क्योंकि स्टाफ कभी भी छोड़ सकता है, ट्रेनिंग लेने के बाद भी तो लोग छोड़ हम्म। सकते हैं। समझ गए? ट्रेनिंग हाँ। के बाद तो स्टाफ स्टाफ बीच में जा सकता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है स्टाफ के ऊपर, समझ गए ना? तो ये हम्म। ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं होगा फिर, नो ऐसे रिकॉग्नाइज, समझे? बस जैसे दिया स्टेटमेंट वैसे आपको लिखना है इसमें, ये सब क्वेश्चन आता है कभी कभी। ठीक है, आगे चले हम लोग, यहाँ तो डाउट बताइए 60 नंबर में, बोलिए। हो गया, आगे चले, बोलो। 3 ओवर में 21 रन, 9 विकेट, 0 विकेट। 3 ओवर में 21 रन हो गया पाकिस्तान का। हो गया, तो बोलो। अब अच्छा। उसके देखो, आगे चले हम लोग, बोलिए। हम्म। हाँ सर। 17 में आओ, एक्सपेंडिचर न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस इन 2022। 1 अप्रैल को कितना एक्सपेंस हुआ बताइए? 2,700। 1 अप्रैल से 1 दिसंबर कितना एक्सपेंस हुआ बताओ? 2,700। और जैन से मार्च कितना हुआ? 900। टोटल कितना हो गया बताइए? 3,600। 3,600। ठीक है। और प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द इंटेंजिबल एसेट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑन 1 जनवरी 2022। और क्राइटेरिया को कब फुलफिल कर रहा है बताओ? 1 जनवरी 2022 को कर रहा है, ठीक है ना?
द अमाउंट एस्टिमेटेड टू बी रिकवरेबल फ्रॉम द प्रोसेस इज 1000 और रिकवरेबल अमाउंट कितना है 1000 है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस 20 to 23 में कितना एक्सपेंस हो रहा है बताओ 6000। और एसेट जब हम लोग यूज में लेके आ रहे हैं उसका लाइफ कितना ईयर है 6 ईयर है। कैरिंग अमाउंट कितना होगा बताना है आपको 22 में कितना होगा 23 में कितना होगा और कितना पीएल में ट्रांसफर होगा वो भी बताना है आपको। और 31 मार्च 24 को अमाउंट एस्टिमेटेड रिकवरेबल फ्रॉम द प्रोसेस इज 5000 रिकवरेबल होने के चांस है अप्रैल 2004 में 24 में मार्च 24 में। तो व्हाट द करेंगे अमाउंट 24 में कितना करेंगे अमाउंट वो भी बताना है आपको कितना पीएल में ट्रांसफर करना है मतलब सब कुछ बताना है इसमें आपको 21 का 21-22 का बताना है 22-23 का बताना है 23-24 का बताना है 3-3 साल का बताना है आपको। समझ गया तक बता पहले ठीक है। क्वेश्चन समझे क्या है बताओ। ठीक है ठीक है देखिए आगे। तो देखिए पहले फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस हुआ बताइए 21-22 में 2700 हुआ था टोटल। और फर्स्ट अप्रैल से दिसंबर अच्छा 21-22 में कितना हुआ था पूरा एक साल में 3600 हुआ था 3000। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था बताइए अप्रैल से लेके मार्च तक बताओ 3600 हुआ था ना। तो इसमें से डेवलपमेंट फेज में कितना हुआ बताओ मतलब जब प्रोडक्ट 1000। नहीं 900 हुआ ना डेवलपमेंट फेज में। अरे इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कब हुआ जनवरी में रिकॉग्नाइज नहीं हो गया था। जनवरी में इंटेंजिबल एसेट क्या हो गया बताइए आपका आइडेंटिफाई हो गया ना। तो उसके बाद जो डेवलपमेंट एक्सपेंस हुआ 900 वो माइनस कर दीजिए वो क्या कर दीजिए मतलब बचा कितना 2700 वो कहाँ जाएगा पीएल में। मतलब एसेट रिकॉग्नाइज के पहले एसेट आइडेंटिफाई होने के पहले जो एक्सपेंस हुआ वो कहाँ जाएगा पीएल में। समझे बात को। जैसे लास्ट क्वेश्चन में नहीं किए थे हम लोग इससे पहले क्वेश्चन भी किए थे यहाँ पे भी तो किए थे 50,000 जो लिए थे हम लोग 1.5 लाख था टोटल हाँ। एक्सपेंस। उसमें से 1 लाख पहले हो गया था रिकॉग्नाइज होने के पहले जो एक्सपेंस है वो कहाँ जाएगा पीएल में जाएगा डायरेक्ट। समझे। जब रिकॉग्नाइज होने के बाद होगा वो आपका एसेट में होगा। तो रिकॉग्नाइज होने के पहले कितना एक्सपेंस हुआ था बताओ टोटल एक्सपेंस कितना हुआ था 3600 हुआ था टोटल जिसमें हाँ 900 आपका डेवलपमेंट स्टेज में है 900 आपका कब हुआ था बताइए डेवलपमेंट प्रोसेस में हुआ था समझ गए ना। डेवलपमेंट। हाँ जब रिकॉग्नाइज हो गया था एसेट उसके बाद हुआ था। तो उसके पहले कितना हुआ था बताइए रिकॉग्नाइज होने के पहले कितना एक्सपेंस हुआ था बताओ। 900। तो कितना बचा फिर 2700 बचा ना टोटल। ठीक है तो वो कहाँ जाएगा 2700 पीएल में जाएगा बताओ यहाँ तो कोई डाउट है बोलो। ठीक है बोलिए। हाँ उसके बाद देखो आगे। ठीक है उसके बाद देखो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसेस कितना है बताइए 6000 है। एसेट वाज ब्रॉट इनटू द यूज इन 22-23 इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल फॉर 6 ईयर हो गया तक। तो फर्स्ट ईयर हो गया पहले बताइए फर्स्ट ईयर का बोलो टोटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑन इंटेंजिबल एसेट तो 22 में कितना कैरिंग अमाउंट होगा बताइए 22 में एक्सपेंसेस कितना किए थे आप जनवरी के बाद कितना एक्सपेंस किए थे बताओ जनवरी के बाद कितना एक्सपेंस किए थे 900 किए थे। जैन से मार्च में कितना एक्सपेंस किए थे आप
फर्स्ट ईयर में 900। जैन से 900 एक्सपेंस किए थे, और उसका रिकवरेबल रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 1000 है। 1000। हाँ। मतलब वैल्यू फिगर 1 था, तो लिस्ट कौन सा है, 900 है। तो लिस्ट कौन सा है दोनों में से? हम्म। तो कैरिंग अमाउंट कितना है, 900। तो कैरिंग अमाउंट कितना होगा इसका बताओ? 900 रुपए होगा फर्स्ट वाले का। 900। वो जो लिस्ट जी होगा वो हाँ, 900। इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है ना आपको। जैसे अगर रिकवरी अमाउंट कम होता है तो फिर आपको कम हो जाता है वैल्यू। यहाँ पे रिकवरी अमाउंट ज्यादा 1000 है, तो कोई लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो रहा है, मतलब कोई रिवोल्यूशन लॉस नहीं हो रहा है आपको यहाँ पे। तो 900 ही आएगा यहाँ पे। फर्स्ट ईयर का हो गया बताओ, 22 का। हाँ। हाँ। अब 23 में आओ, सेकंड ईयर में देखो। तो फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस किया था, 900। बाद में और कितना एक्सपेंस किया आप, 6000। तो टोटल कितना होगा, 6900। टोटल कितना हो गया, 6900। 900। और तो ये हो गया सेकंड ईयर का। ये क्या हो गया बताइए आपका? इसका कैरिंग अमाउंट वो नहीं दिया हुआ है इसका। इसका इसका कैरिंग अमाउंट जो है वही हो जाएगा पूरा 6900। इसका वो नहीं दिया, एक्सपेंसेस नहीं दिया, वो नहीं दिया आपका। रिकवरेबल अमाउंट नहीं दिया आपको सेकंड ईयर का। दिया 22 वही पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं। अब थर्ड ईयर में आया उसके बाद। अब 6900 पहले से था। फिर फर्स्ट लाइफ कितना ईयर था बताइए, 6 ईयर था। लाइफ कितना ईयर था बताओ? लाइफ कितना ईयर है, 6 ईयर है। 6 ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे हम लोग, तो 1 साल तो लाइफ आपको कम हो जाएगा। जब नेक्स्ट ईयर में जाओगे आप, हम्म। 1 साल क्या हो जाता है, 1/6 क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 5750। और रिकवरेबल अमाउंट कितना, 5000 है। तो 750 का लॉस हो गया आपका। तो वैल्यू कितना आएगा फिर, 5000 आएगा, फिर कम हो गया ना वैल्यू इसका। और कैरिंग अमाउंट है 5750। कैरिंग अमाउंट कितना बताइए, 57। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट कितना है बताओ? रिकवरेबल अमाउंट कितना है इसका, 5000 है। कितना है? 5000। तो 750 का आपका इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। 750 क्या हो गया बताइए आपका? इम्पेयरमेंट मतलब वही रिवैल्यूएशन लॉस, कितना का हो गया बताइए आपको? 750 रुपए का। और कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा फिर, कम हो जाएगा ना। कैरिंग अमाउंट 5750 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा? अब कैरिंग अमाउंट 5750 नहीं रहेगा, अब कितना हो जाएगा वो, 5000 हो जाएगा। समझे कैसे वो 5000? 5। बोलो। सर 4 और 5 एक बार फिर से समझा दीजिए। 4 में देखो, पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था इंटेंजिबल एसेट का, 6900 था, ये बताओ। हम्म। अब उसका लाइफ 6 ईयर था। हाँ। तो 1 ईयर क्या हो गया बताइए? 1 ईयर खत्म हो गया, 5 ईयर बचा। राइट ऑफ हो गया 1 ईयर। ठीक है। हाँ। उसके बाद देखो, तो 1 ईयर का जो अमाउंट है 1150, उसको लेस कर देंगे। और 5750 5,550 कैरिंग अमाउंट होगा। रिकवरी अमाउंट कितना है बताओ उसका? रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 5000 है। 5000। 750 क्या हो गया बताइए आपका, लॉस हो गया। ठीक है। ठीक है ना, बोलो। ठीक है। ठीक है ना, बोलो, डाउट इसमें? बोलिए। 6900 नहीं। मतलब 6 माइनस हो गया, 1150 बचा कितना, 5750। और रिकवरेबल अमाउंट कितना है, 5000 है। तो लॉस कितना का हो गया, 750 का लॉस हो गया। अब बैलेंस शीट में कितना कैरी फॉरवर्ड होगा फिर, 5000 क्या हो जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 5000। समझिए कैसे करना है, बोलो।
ये बताओ, हेलो, कोई डाउट इसमें, बोलिए। 20 नंबर, नहीं सर। 20 नंबर पढ़िए। कहाँ तक अभी आप लोग को? 17 होगा ना, 18 पढ़ो चलो। स्केटर लिमिटेड एक्वायर इंटेरियर एसेट कितना एक्वायर किया, 1 लाख में, और वैल्यू कितना हो रहा है, 120 में हो रहा है पहले, फिर बाद में कितना में वैल्यू हो रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में वैल्यू, मतलब पहले एक्वायर किया मार्च 21 में एक्वायर किया, 22 में कितना वैल्यू हो रहा है, 120, और 23 में कितना हो रहा है वैल्यू, 85, और इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कितना में किया था, 1 लाख, तो वही लाइन कॉपी हो गई वापस से। आगे जाओ, फिर क्या बोला है, अच्छा सब जुपिटर लिमिटेड का बोल रहा है आगे। जुपिटर लिमिटेड कितना में एक्वायर किया था, 1 लाख में, पहले की वैल्यू कितना, 85 में, फिर बाद में वैल्यू बढ़ गया इसका, देखो उल्टा हो रहा है इसमें, है ना। सैटर्न में पहले 1 लाख था एक्वायर किए थे, फिर बाद में वैल्यू 120 में हो रहा है, फर्स्ट ईयर में ज्यादा हो गया वैल्यू, फिर सेकंड में वैल्यू कम हो गया, और जुपिटर में उल्टा हो रहा है, पहले वैल्यू कम हो गया, बाद में बढ़ गया। Assuming that the company year end दोनों का 31 मार्च है, both company use the revaluation method. So how in each of these transactions should be dealt with the financial statement? Explain the treatment of the revaluation of intangible asset. Ignore computation of amortization on them for easing of understanding. देखो पहले सेटल लिमिटेड का वैल्यू कितना था एसेट का, बताओ, 20,000 था पहले रिवैल्यू फिगर। सेटल लिमिटेड का एसेट का वैल्यू 20,000 था पहले, पहले कितना, 1 लाख था पहले, पहले कितना था बताओ, 1 लाख, और बढ़ के कितना हो गया, 1 लाख, हम्म। 1 लाख, तो 20,000 कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन प्रॉफिट में, 20,000 कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन रिजर्व में जाएगा, रिवैल्यूएशन। रिवोल्यूशन रिजर्व में जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व। हाँ, और वो आपका क्या है, एंड रिकॉग्नाइज इन अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, उसके बाद वैल्यू कम हो गया, वैल्यू क्या हो गया बाद में, फिर डिक्रीज हो गया, तो वो वापस से डेबिट हो जाएगा, जो रिवोल्यूशन रिजर्व पहले क्रेडिट किया था, बाद में क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा। 15,000 का लॉस हो रहा है आपका अभी भी, 85 हो गया, वैल्यू कितना हो गया बताइए आपका, वैल्यू कितना हो गया बताइए आपका, 85 हो गया वैल्यू, ठीक है ना। ये सर्टेन लिमिटेड का। हम्म, ठीक है, बोलो। समझ गए ना, बताओ, कोई डाउट इसमें। assuming that the year end for both the companies is 31 सर्टेन March, लिमिटेड का समझ आ गया। सेटलमेंट का हो गया, पहले कितना था बताओ, 1 लाख, फिर जब 1,20,000 हो गया, तो 20,000 कहाँ चला गया, रिवर्स प्रॉफिट में चला गया, फिर वापस से जब वैल्यू 85 हो गया, तो 20,000 को हम लोग कैंसिल कर दीजिए, डेबिट जो पहले क्या किया, क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दिया, और 15,000 आपका लॉस में हो गया, 15,000 कहाँ चला गया आपका, पीएल में चला गया। और जुपिटर का देखो पहले तो 1 लाख था, एक्सपेंस हो गया ना। हाँ एक्सपेंस हो गया, वही पीएल में चला गया इसका मतलब। और हम्म। जुपिटर का पहले 1 लाख था, वैल्यू कितना हो गया, 85, तो 15,000 क्या हो गया आपका, एक्सपेंस में चला गया, 15,000 क्या हो गया बताइए आपका, एक्सपेंस में 85, फिर वापस से वैल्यू कितना हो गया, 1,05,000, तो 20,000 बढ़ गया, तो वो कहाँ चला गया आपका, इनकम में आ गया, 20,000 पे क्या हो गया बताइए आपका, रिकॉग्नाइज इनकम, तो 5,000 क्या हो गया आपका, रिवोल्यूशन में चला गया, 15,000, तो 15,000 जो है ना, टोटल 20,000 मतलब वैल्यू वापस 20,000 बढ़ गया आपका, तो 15,000 आपका इनकम में जाएगा, जितना डिक्रीज हुआ था पहले, तो कॉस्ट के ऊपर जो होगा वो रिवोल्यूशन प्रॉफिट में जाएगा। अब मतलब पहले 1 लाख से 85 हो गया, तो 15,000 पे 15,000 एक्सपेंस में चला गया, फिर वापस से 20,000 बढ़ गया, तो पहले जो 15,000 जो लास्ट ईयर लॉस हुआ था, पहले जो क्या हुआ था बताइए आपका 15,000, जो 15 का जो लॉस हुआ था वो आपका इनकम में आएगा, और जो 5,000 हाँ। एक्स्ट्रा है, कॉस्ट के ऊपर जो अमाउंट हो रहा है, कॉस्ट के ऊपर, वो कहाँ जाएगा रिवोल्यूशन में। 1 लाख के ऊपर हाँ फाइव मतलब थाउजेंड 5,000 जो है वो कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन में जाएगा,
अब 15,000 जो आपका बड़ा है, टोटल कितना बड़ा, पहले 1 लाख था, पहले 85 हो गया, तो 15,000 पहले लॉस हो गया, 15,000 का पहले क्या हो गया आपको, लॉस हो गया, फिर 15 हो गया वैल्यू, हम्म तो वैल्यू कितना हो गया, 1,05,000, हम्म तो बड़ा कितना, 15,000 बढ़ गया, 20,000 बड़ा टोटल। तो उसमें से 15 आपका क्या होगा, इनकम में आएगा, 5 आपका कहाँ जाएगा, रिवोल्यूशन में जाएगा। ठीक है, समझ गई। बोलिए। और इसमें amortization नहीं है, इसलिए अगर amortization होता तो आंसर क्या होता आपका, अलग होता है। इसमें लाइफ दिया नहीं है, कितना साल का लाइफ है वो आपको यहाँ पे नहीं दिया है। अगर वो दिया रहता तो फिर आपको लाइफ का भी जैसे लास्ट क्वेश्चन में नहीं कहते हम लोग, हम्म, माइनस हो गया था, amortization करना पड़ता, उसके बाद फिर कैरिंग अमाउंट निकालते, फिर कंपेयर करते, इस तरह से करते फिर। समझ गया तक, बोलिए, कोई डाउट इसमें। ठीक है, जो कॉस्ट अमाउंट से ज्यादा आएगा वो रिवॉल्यूशन में जाएगा, इवैल्यूएशन हाँ। रिजर्व में हम्म, जाएगा। कॉस्ट के बराबर तक वो इनकम होगा, उससे हम्म, कम जो आएगा वो एक्सपेंस। ठीक है, बोलिए, कोई डाउट इसमें। ठीक है, बाकी हम मंडे कर लेंगे। तो मंडे कितने क्लास करोगे आप लोग, बोलो। मंडे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 9 o'clock, ऑप्शन नंबर 2 2 o'clock, बोलिए। 2 o'clock से तो पॉसिबल नहीं है। तो 9 o'clock करो, अच्छा रहेगा, सुबह 9 o'clock से यही चैप्टर कंटिन्यू कर लेंगे। कर लोगे ना, हमेशा नीलम और सौम्यदीप सुबह तीनों, तीनों बोलिए एक साथ, कोई एब्सेंट मत करिएगा, तीन स्टूडेंट आते हैं, तीनों में से कोई भी एब्सेंट मत करिएगा। 9 बजे से तो हो नहीं सकता। 8 बजे से हो सकता है तो 8 से 9:30 तक प्लस कर सकता हूँ। और 8 भी कोई आता नहीं है, हम तो आ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। और नहीं, 8 9:30 से मेरा ऑफिस भी है नहीं। कितना बजे से ऑफिस है, 9:30 9:30 से कितना बजे तक है, और 6 बजे तक। 6 बजे तक। हाँ, वीक में 2 टाइम्स जाना पड़ता है, बाकी दिन घर में ही कर देता हूँ इस। अच्छा, तो सुबह तो नहीं हो पाएगा, फिर शाम को देखते हैं फिर। हम्म, हाँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ सर, शाम को 1 घंटा पढ़ा के सर घूम लीजिएगा फिर आप। अरे घूमने वाला बात नहीं, मेन क्या है ना, बीच में ब्रेक हो जाएगा ना मेरा, इसीलिए हम सोचे थे। दोपहर में क्या है ना, मेरा 10:30 से 12:30 बजे, सुबह क्या है 10:30 से 12:30 सर बस बजे। मंडे तक का ही प्रॉब्लम है, बस ठीक है, मंडे ठीक है। लास्ट कॉलेज का क्लास है। उसके बाद 1 महीना आपको जो टाइम सुटेबल लगेगा आप अरे उसमें हाँ ठीक है, समझ पढ़ाइएगा। गए। मेरा देखो मंडे को क्या ना, देखो बहुत सारे बैच क्या है ना कंबाइंड हो गया, समझ गए तो अभी। तो मंडे को क्या है, मेरा पहला बैच है 10:30 बजे से, समझ गए। फिर 12:30 बजे से सेकंड बैच है 2:30 बजे तक, फिर 4 बजे के बाद है, मतलब 2 से 4 बीच में छुट्टी हो जा रहा है, समझ गए। फिर 4 बजे के बाद बैच है, फिर 4 बजे के बाद बैच है, लास्ट बैच आप ही लोग का, उसके बाद बस, मतलब एक तो सुबह तो 10, मतलब बीच में काफी हाँ गैप बीच हो में जा बीच रहा में गैपिंग हो जा रहा है, और सुबह भी गैपिंग हो जा रहा है है। साढ़े, मतलब सुबह भी हमको घर से, सुबह क्या ना 9 बजे निकलने से क्या होता है, ठीक रहता है, मेट्रो मिल जाता है, मतलब उस समय जाम कम रहता है। और फिर 10:30 बजे ऑफिस टाइम में ना बहुत भीड़ हो जाता है, समझ गए, इसलिए हम सोचे सुबह रहता ना, हाँ तो हम जल्दी आ जाते हैं अपना, समझे। सुबह अगर 9 बजे समझे। तक जल्दी आते हैं, हाँ। और शाम को 10 साल रुपये ऑफिस आएंगे ना, उस समय क्या है ना, मेट्रो में बहुत भीड़ हो जाता है उस समय, समझे, तो इसीलिए हम सोचे सुबह सुबह दे देते ना, अच्छा रहता। ठीक है, हम बताते हैं आप लोग को, ठीक है।